नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सोना चांदी हो या फिर कार या फिर रियल्टी सेक्टर का कारोबार, इस बार दिवाली में हर सेक्टर आईबीजे यानी कि इब्जा की माने तो धनतेरस पर इस साल करीब 42 टन सोना बिका है। वहीं सभी सेक्टर्स की अगर बात करें तो सीएआईटी के मुताबिक देश भर में कुल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, समझेंगे कि किस सेक्टर में दीपावली के मौके पर सबसे ज्यादा पटाखे छूटे, मुनाफा देखने को मिला, शुभ लाभ देखने को मिला। ज्वेलरी, ऑटो, रियल्टी सेक्टर में कैसा रहा कारोबार, इस पर भी करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही बाजार में भी रौनक बढ़ जाती है। नवरात्रि से ये सिलसिला शुरू होता है तो धनतेरस और दिवाली से लेकर साल के अंत तक बरकरार रहता है। इस बार दिवाली में सोने चांदी से लेकर ऑटो इंडस्ट्री तक में जोरदार तेजी देखने को मिली है। वहीं कंज्यूमर्स का रियल्टी सेक्टर में भी खासा रुझान दिखा है। यही वजह है कि रियल एस्टेट में पिछले 5 सालों में इस साल रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। कमोबेश होम अप्लायंसेस से जुड़ी कंपनियों ने भी इस बार दिवाली में अच्छा कारोबार किया है, यानी इस साल की दिवाली जमकर खरीदारी वाली साबित हुई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी सीएआईटी की माने तो इस साल धनतेरस में देश भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ, जबकि अकेले दिल्ली में ये 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा। जबकि पिछले साल देश भर में कारोबार का यह आंकड़ा 45,000 करोड़ के आसपास रहा था, यानी इस साल इसमें 5,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े धनतेरस से दिवाली के बीच के हैं। भाई दूज और नए साल की शुरुआत तक इन आंकड़ों में और उछाल देखने को मिलेगा। खासकर सोना चांदी और ज्वेलरी की खरीदारी में रिकॉर्ड तेजी आई है। इब्जा की माने तो देश भर में धनतेरस के दौरान करीब 42 टन सोना बिका, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 39 टन का था। यानी इस साल गोल्ड की बिक्री जहां 22,000 करोड़ की रही, वहीं पिछले साल के मुकाबले इसमें 8% का उछाल देखने को मिला। वहीं इस साल धनतेरस में चांदी का कुल कारोबार 380 टन का रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 40 टन ज्यादा है। कुल मिलाकर धनतेरस में चांदी का करीब 2700 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इस साल फेस्टिव सीजन में लोगों ने ऑटो सेक्टर में भी खासा रुझान दिखाया है। खासकर ईवी और एसयूवी कारों की बिक्री में उछाल देखने को मिला है। 1 से 2 लाख कारें और 7 से 8 लाख 2 पहिया वाहनों की बिक्री से ऑटो सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सीएम और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा की माने तो ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 19 से 20% ज्यादा है। घरों की खरीदारी की बात करें तो ये अपने 5 साल के उच्चतम लेवल पर है। जुलाई से दिसंबर तक करीब 1.5 लाख नए घरों की बिक्री का अनुमान है। वहीं लग्जरी घरों की बढ़ती डिमांड ने भी रियल्टी सेक्टर को गुलजार कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनतेरस पर नए घरों की खरीदारी में 15% से अधिक का उछाल देखने को मिला है। जबकि होम अप्लायंसेस की धनतेरस दिवाली में बिक्री की बात करें तो इसमें भी पिछले साल के मुकाबले इस बार 20% की तेजी आई है। फिलहाल कारोबार के लिहाज से ये साल सभी सेक्टर्स के लिए मुनाफे वाला साबित हुआ है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों का करा दे। हमारे साथ हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब, महासचिव हैं सीएआईटी के। बहुत बहुत स्वागत है खंडेलवाल साहब आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं वेंकेश गुलाटी साहब, चेयरमैन एकेडमी एंड रिसर्च एफएडीए के। बहुत बहुत स्वागत है वेंकेश जी आपका भी हमारे शो पर। खंडेलवाल साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। रिटेल सेल तो जो अब डेटा आ रहे हैं इस बार तो रिकॉर्ड ही बना दिया, 3.75 लाख करोड़। शानदार रही है इस बार रिटेल के लिए ये दिवाली। आपका आकलन क्या है सर, किस तरह का त्योहार रहा? देखिए, इस बार ये जो आंकड़ा है, हमने शुरुआत में 3.5 लाख करोड़ 3.5 लाख हजार करोड़ के का अनुमान किया था, जो 3,75,000 करोड़ों पर टिका है अभी। और अभी कल गोवर्धन पूजा होगी, परसों भैया दूज है, उसके बाद छठ पूजा है और उसके बाद में तुलसी विवाह है। ये 4 त्योहार और माने तो लगभग 50,000 करोड़ इसमें और जुड़ जाएगा। तो इस बार जो बिक्री का अनुमान था, पिछले सारे अनुमान ध्वस्त हो गए और इस बार एक रिकॉर्ड बना है। विशेष रूप से मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा कि इस बार विशुद्ध रूप से 100% भारतीय दिवाली रही, क्योंकि विदेश का कोई भी सामान यहाँ पर बिका नहीं। जब मैं विदेश की बात करता हूं तो खास तौर पर मेरा जो लक्ष्य है वो चाइना है,
चाइना को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया, उसने लोगों के घर घर में जगह बनाई और लोग जो बाजार में आए, बड़ी मात्रा में बाजार में आए। और क्योंकि ये कोविड के बाद ये पहला वर्ष था जब बिना किसी भय के लोग दिवाली मना रहे थे। तो इस बार जिस प्रकार की दिवाली मनाई गई, उसमें भारतीय उत्पादों का एक विशेष महत्व रहा। और हमारे कन्फेडरेशन ने भी एक अभियान चलाया था कि भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद। तो वास्तव में इस पूरी दिवाली में भारतीय उत्पाद सबके उस्ताद साबित हुए हैं। का नारा आपने दिया है, भारतीय उत्पाद सबके उस्ताद। एक्चुअली देखिए, आपकी बात सही है। दर्शकों को बताएं कि पिछली बार जो चाइनीज मार्केट, जो चाइनीज सामान जो होता था, उसका अगर आप देखेंगे तो पूरा 70% था डोमेस्टिक मार्केट ड्यूरिंग दिवाली। और इस बार जबरदस्त लॉस हुआ है चाइनीज गुड्स में, 1 लाख करोड़ का तो खंडेलवाल साहब बता रहे हैं। और इसके अलावा अभी फेस्टिव सीजन बाकी है, तो मेरा ख्याल है कुछ एडिशनल रेवेन्यू और आने वाला है। इसके अलावा कार बाजार भी बड़ा गुलजार रहा इस बार, और जबरदस्त बिक्री पहले भी एंटिसिपेटेड थी और अब भी रही है। लेकिन इसका एग्जैक्ट क्या फिगर है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं वेंकटेश जी। वेंकटेश जी, कैसा रहा दीपावली का त्योहार ऑटो कार के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए? देखिए, ये अभी तक का बेस्ट फेस्टिव रहा है। और जिस तरीके से टू व्हीलर गड़बड़ाया हुआ था पिछले कई सालों में, इस बार टू व्हीलर की भी ग्रोथ आउटस्टैंडिंग रही है। बल्कि हम लोग खुश हैं कि टू व्हीलर की ग्रोथ दिखाती है कि इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ में भी फायदा हो रहा है, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एक आम जनता है उसमें भी कुछ अर्निंग्स बढ़ रही हैं। सो ओवरऑल अभी भी एक दिन बाकी है, जैसे खंडेलवाल जी ने बताया, अभी कल 2 दिन और हैं। बट जो हमारा मेजर फेस्टिव धनतेरस और दिवाली का होता है वो बीत चुका है। लगभग सारे ही शोरूम्स में मेजॉरिटी ऑफ मॉडल्स अब स्टॉक आउट हो चुके हैं। नो डाउट जो कुछ स्लो रनिंग मॉडल होते हैं या एंट्री लेवल कार्स होती हैं जहां थोड़ा सा स्ट्रेस है, वो अभी भी बची हुई हैं। बट इस समय का अगर हम ऑटो मार्केट की बात करें, हम टू व्हीलर की या कार्स की, ये अभी तक का बेस्ट है। नो डाउट एफएडीए अपने नॉर्मल फिगर्स जो हमारे फेस्टिव टू फेस्टिव कंपैरिजन है वो 1-2 दिन में आएंगे। बट ग्रोथ की सिचुएशन जो पिछले महीने हमने नवरात्र में देखी बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कनेक्शन में भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। लेकिन भारतीय जो उपभोक्ता है उसका बाजार के साथ कनेक्ट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। प्रवीण जी, थोड़ा सा और बताएं कि रिटेल सेक्टर में इस बार ऑनलाइन का मुकाबला हमेशा होता है ऑफलाइन से, तो थोड़ा सा ये बताएं। हालांकि अब वो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे इकोसिस्टम इस तरह का बन रहा है कि दर्शक, जो हमारा ग्राहक है, उसको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि मार्केट से उसको कौन सी चीज कहां से ज्यादा बेहतर दामों में मिलेगी। लेकिन ट्रेंड ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का अगर हम देखें तो कैसा रहा है सर? दीपक जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ यह थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ऑफलाइन वर्सेस मेन लाइन। ऑफलाइन तो ये ऑनलाइन कंपनियों ने षड्यंत्र रच करके हमको ऑफलाइन कर दिया। ऑफलाइन का मतलब होता है जो लाइन से बाहर हो गया, अरे हम तो लाइन के अंदर ही हैं। तो ये मेन लाइन वर्सेस ऑनलाइन का ये सिस्टम है। और इस बार ऑनलाइन कंपनियों का आंकड़ा तो वो खुद बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार के दावे उनके द्वारा किए जा रहे थे, बाजार में जिस प्रकार से उपभोक्ता आया, उसने सभी दावों की पोल खोल दी है। यहां मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि जब फेस्टिवल की बात आती है तो एक आम उपभोक्ता के मन में होता है टच एंड फील। तो वो टच एंड फील की भावना या वो टच एंड फील केवल उसको दुकान पर ही मिल सकता है, वो ऑनलाइन पर नहीं मिल सकता। इस बार यदि देखें और पूरा यदि इसको एनालिसिस करें तो पिछले साल के मुकाबले लगभग 35% की बिक्री पिछले साल के मुकाबले इस साल में हुई, जिसमें से लगभग 13% तो खाद्य और किराना में हुई, 9% ज्वेलरी में हुई, 12% वस्त्र और गारमेंट में हुई, 4% ड्राई फ्रूट में हुई, मिठाई नमकीन में हुई, 3% घर की साज सज्जा में हुई, 8% इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल में हुई। तो इस तरीके से जो अलग अलग वर्गों ने, सबने इस बार तरक्की की व्यापार में। तो कुल मिला के अगर इसको बोले तो ये एक्सक्लूसिव ग्रोथ रही थी, ये इंक्लूसिव ग्रोथ थी। और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ होती है। और ऑनलाइन का जो व्यापार है वो किन पैरामीटर्स पर चलता है,
ये हम सबको मालूम है। आज मैं उसकी विवेचना यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इससे एक संकेत ये जरूर देना चाहता हूं कि 23 नवंबर को तुलसी विवाह के दिन दिवाली का फेस्टिवल का जो सीजन है वो समाप्त होगा, लेकिन 23 नवंबर से ही शादियों का सीजन शुरू हो रहा है जो लगभग 15 दिसंबर तक चलने वाला है। और ये जो ट्रेंड चला है, ये ट्रेंड चला, रक्षाबंधन हुआ, उसके बाद गणेश चतुर्थी हुई, उसके बाद नवरात्रि हुई, दशहरा हुआ और अब दिवाली गई। ये जो ट्रेंड चला है, इस ट्रेंड के चलते हमें ये उम्मीद है कि दिवाली, ये शादियों के सीजन में भी एक बड़ा कारोबार हमारी राह देख रहा है जो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए। आपने सही कहा सर, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, खासतौर से जो फेस्टिव जो खरीदारी होती है, आमतौर पर लोग परिवार के साथ बाहर निकलकर और अपनी पसंद की चीज़ों को देख छू कर आप लेना पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्योंकि कंज्यूमर ट्रेंड है, उन दोनों की समीक्षा करना बाकी है, ज़रूरी है। इसलिए जो डेटा बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि 50% जो टोटल फेस्टिव सेल्स है वो ज़्यादा आई है। अगर कंपेयर करेंगे आप दोनों प्लेटफॉर्म्स को, 2022 में ये 45% थी ऑनलाइन की। जो मेन लाइन, जो सर कह रहे हैं ऑफलाइन को, जो मेन लाइन है उसमें 55% थी। इस बार थोड़ा सा स्क्वीज होके 50-50 हो गया, बट ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऑफलाइन के बारे में, या जो मेन लाइन सर कह रहे हैं, मैं बार बार खंडेलवाल साहब की बात से सहमत भी हो रहा हूं। अगर ऑफ को उस हिसाब से अगर देखें तो ये मेन लाइन जरूर नजर आता है। बट एनीवे, अब चलते हैं एक और खास मेहमान के हमारे पास जुड़ चुके हैं, नितिन खंडेलवाल साहब, एमडी है खंडेलवाल ज्वेलर्स के। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सोने चांदी में खरीदारी तो शानदार रही सर, बड़ा शानदार रहा। ओवरऑल कैसा रहा सर आपके लिए मार्केट, कितनी चमक आई? जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता खंडेलवाली थे, उन्होंने बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूं। इस बार जो ज्वेलरी में धनतेरस हुई है वो आज तक के सारे रिकॉर्ड ब्रेक की है। अगर आप ग्राम के अंदर देखा जाए, क्योंकि मोस्टली लोग पैसे से देखते हैं लेकिन वो गलत है, कितना ग्राम सेल हुआ, अगर उसमें ग्राम में देखते हैं तो 7 से 9% के आसपास की ग्रोथ इधर हमारे वेस्टर्न और इधर नॉर्थ के अंदर हुई है, और साउथ के अंदर देखा जाए तो 10 से 12% की ग्रोथ हुई है। अगर आप रुपी टर्म में देखी जाए तो 20 से 22% की ग्रोथ हुई है। मुझे लगता नहीं कि वर्ल्ड में किसी और बिजनेस की इतनी ग्रोथ हुई होंगी। और उस हिसाब से देखा गया तो, और इस बार खास बात ये रही है कि लोगों ने बुलियन की बजाय, कॉइन की बजाय एंड ज्वेलरी को पसंद किया है, जो कि उनके यूज करने के काम आए। तो जैसा भी खंडेलवाल जी बता रहे थे, लोगों को सिर्फ लेना ही नहीं रहता, लेके उसको उपभोग करना रहता, पहनना रहता, इसकी ट्रेंजिबल वैल्यू है, दिखावे का है, अपना एक पर्सनल फील है, कॉन्फिडेंस है। हर आदमी को लगता है कि मुझे कुछ अच्छा दिखे, अच्छा पहनूं, अच्छा रहूं करके। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने में आया है, और इस बार की धनतेरस ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। क्या बात है, ये आपने बड़ा अच्छा ट्रेंड बताया कि लोग सिर्फ निवेश के तौर पर ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि पर्सनल यूसेज के लिए भी ले रहे हैं, खरीदने के लिए भी ले रहे हैं। ये एक ट्रेंड खास तौर से इस बार देखा गया। मैं एक बार फिर से विंकेश जी के पास आना चाहूंगा। विंकेश जी, थोड़ा जैसा आपने कहा कि जो टू व्हीलर के बारे में इस बार फेस्टिविटी से पहले थोड़ा सा एक संकेत ऐसे मिल रहे थे कि हो सकता है नंबर्स उतने ज्यादा ना रहे, एक तो वो चिंता दूर हुई। दूसरी सर, थोड़ा सा ट्रैक्टर्स को लेकर भी एक स्लम्प हमने देखा, थोड़ा चिंताएं उसमें भी है। हालांकि फेस्टिविटी का ट्रैक्टर खरीदारी से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन किसान लोग भी चाहते हैं कि एक अच्छे शुभ अवसर पर ट्रैक्टर लें। तो वहां पर कैसा रहा सर? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। इस बार दीपावली कैसी रही? कहा यह जा रहा है, आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि इस दिवाली कोई न खाली, सबके हाथ भरे, सबकी झोलियां भरी, लेकिन किस डेटा, किस अनुपात में भरी, इसी पर हो रही है चर्चा। प्रवीण जी, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, और डेटा भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बार लोकल उत्पादों की काफी डिमांड रही है। तो इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में कैसी रही खरीदारी? दीपक जी, प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल कहने के बाद, और ये एक अभियान बहुत लंबे समय से चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, इस बार जिस अंदाज में उन्होंने अपील की, वो अंदाज देश के हर आदमी के घर में गया, और उन्होंने ये तय किया कि इस बार हम किसी भी विदेशी उत्पाद की बजाय हम भारतीय उत्पाद खरीदेंगे। जहां इसका बड़ा लाभ हमारे 9 करोड़ व्यापारियों को मिला, वहीं दूसरी ओर जो हमारे लोकल निर्माता हैं, कारीगर हैं, कलाकार हैं, कुम्हार हैं, आर्टिजन्स हैं, इनकी बनाई हुई वस्तुओं की बहुत बड़ी मांग मुझे इस बार पूरे देश में दिखाई दी। और हमारी ट्रेड एसोसिएशंस ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, ऐसे लोगों को चिन्हित किया, और उन लोगों को हमने बाजार दिया। तो बड़ी मात्रा में वो जो छोटे छोटे लोग थे,
उनको भी इस बार उनके घर में दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनी। और एक कैंपेन जो चला था, उस कैंपेन में अनेक प्रकार के वीडियो चले जिसमें ये बताया गया कि यदि आप छोटे व्यक्ति से सामान खरीदते हैं, लोकल सामान, तो उससे कहीं ना कहीं उसके घर में भी त्योहार मन पाएगा। तो ये कुछ इमोशनल अटैचमेंट थे, कुछ राष्ट्रभक्ति थी, कुछ और चीजें थी जिसके चलते। और इस बार जो कंज्यूमर का जो माइंडसेट था, यदि हम पिछले वर्षों में जाए तो जब जब उपभोक्ता ग्राहक पर दुकान पर आता था तो वो ये कहता था मुझे सस्ता दिखाओ। सस्ता का मतलब सीधा था कि उसको चीन का बना हुआ माल दिखाओ। लेकिन इस बार जब ग्राहक आया दुकान पर तो उसने कहा ये चीन का बना हुआ तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलवान की घटना के बाद देशवासियों के मन में एक प्रकार का रोष है कि हमारे व्यापार पर कब्जा चीनी वस्तुओं का हो रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले सालों में दिवाली के त्योहार पर लगभग 70% सामान वो चीन का बिकता था, लेकिन इस बार पूरी स्थिति एकदम उलट हो गई है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के व्यापार के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसका जितना भी श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खंडेलवाल जी, अक्सर जो चाइना का सामान की बात आती थी, अक्सर ये कहा जाता था कि हमारी डिपेंडेंसी इसलिए है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख रहे हैं इस बार कि चाइना से आने वाले जो माइन्यूट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो बड़ी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, वो हम यहाँ बना पा रहे हैं, उनकी निर्भरता कम हो रही है या नहीं हो रही है? निश्चित रूप से देखिए, मैं अगर उदाहरण के तौर पर तो मोबाइल एक ऐसा, पहले सारा मोबाइल चाइना से आता था। आज देश में 90% मोबाइल भारत के अंदर बन रहे हैं और हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यदि मैं खिलौनों की बात करूं तो पहले 100% खिलौने चाइना से आते थे, लेकिन आज खिलौना इंडस्ट्री ने एकदम से करवट लिया और आज हम चाइना से एक भी खिलौना नहीं मंगा रहे। और यहाँ हिंदुस्तान की कंजम्पशन के अलावा हम वर्ल्ड क्वालिटी के खिलौने हम बहुत सारे देशों के अंदर भेज रहे हैं। तो धीरे धीरे करके देखिए, चाइना ने इतने लंबे सालों तक भारत में अपना कब्जा किया, तो वो कोई 1 या 2 साल में तो होगा नहीं, लेकिन काफी हद तक हम चाइना के चंगुल से निकल चुके हैं। अगर मैं खास तौर पर बात करूं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, एफएमसीजी आइटम्स की, जो हमारे रोजमर्रा के आइटम है उनकी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो लगभग हम चाइना से बाहर हो गए हैं और लोकल पर सामान ये सारा का सारा बनने लगा है। अगर दिवाली की बात करते तो पहले ये कहते थे कि लड़ियां केवल चाइना की मिलेंगी, बल्ब केवल चाइना के मिलेंगे। क्या इस बार चाइना का कोई था माल? कोई भी नहीं था। तो धीरे धीरे करके हम निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं जब चाइना पर हमारी निर्भरता निश्चित रूप से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। खंडेलवाल जी के पास मैं फटाफट से जाना चाहूंगा। नितिन जी, एक ट्रेंड देख रहा था मैं, CAIT का ही डेटा है, इसमें जो टोटल कंज्यूमर स्पेंड है इसमें 3% सिर्फ रहा है यूटेंसिल्स एंड किचन अप्लायंसेज में, और अगर आप ज्वेलरी में देखेंगे तो 9% रहा है। अब कई लोगों का ये मानना है, मैं बात करना चाह रहा था, कई लोगों का ये मानना है कि जैसे धनतेरस पर पहले लोग बर्तन वगैरह की खरीदारी करते थे, अब लोग उससे थोड़ा सा अपग्रेड होकर ज्वेलरी वगैरह में, और जो आपने कहा कि जो पर्सनल यूसेज की जो ज्वेलरी है उसमें ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो एक रस्म अदायगी अब धनतेरस नहीं रह गया है, बल्कि अपने लिए कुछ सब्सटैंशियल लेने का भी लोग मन बना रहे हैं। इसको इस तरह से देखें क्या? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आपका डाइवर्ट करता हूं। कोरोना के बाद में लोगों के ये समझ में आ गया कि एक शादी हो या कोई फंक्शन हो, जितनी भी उनकी स्पेंडिंग होती है, चाहे वो पटाखों में लगाए, डेकोरेशन में लगाए, खाने में लगाए, बैंड में लगाए या मैरिज में, ये सारी चीजें क्षणभंगुर होती है। कुछ घंटों के बाद इसका कोई आस्वाद नहीं रहता है, लेकिन ये जरूरी है। तो इसकी जो स्पेंडिंग है लोगों ने वो कम कर दी है, और अब सोने चांदी में करिए, ताकि उनको पता है कि थोड़ा बहुत लेबर चार्जेस जाएगा लेकिन स्टिल उनको पैसा मिलेगा। तो उस वजह से जो है लोगों का रुझान अब सोना, चांदी, डायमंड सबकी ओर बढ़ गया है। खास करके लोगों के समझ में आ गया कि डायमंड में ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा हो गई है, सर्टिफिकेशन हो गया है। मैं हमारे जो उद्योग मंत्री और हमारे जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो हॉलमार्किंग को मैंडेटरी लाके हिंदुस्तान के ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट किया है। इस कंपलसरी हॉलमार्किंग के बाद में लोगों का रुझान और ज्यादा बढ़ गया। प्यूरिटी पहले भी मिलती थी लेकिन लोग शंकित रहते थे। अब इसके आने के बाद में हॉलमार्किंग, HOID आने के बाद में लोग बहुत खुश है, कंज्यूमर बहुत खुश है, ज्वेलर्स लोग इसलिए खुश है कि उनका सारा माल टेस्ट किया हुआ आता है। कंपलसरी होने की वजह से उनके साथ भी कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, तो इसकी वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लौटा है और डे बाय डे इसकी बिक्री बढ़ी है। दूसरी, चाइना की बात चल रही थी तो एक बता दूं, ज्वेलरी इंडस्ट्री में कभी चाइना से ज्वेलरी नहीं आती थी,
लेकिन हमारा पैकिंग मटेरियल, कैरी बैग, हमारे डेकोरेशन के सामान, ये सब चाइना से आते थे। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने एक सब लोगों को इंटरनल मुहिम चलाई और सब लोगों को रिक्वेस्ट किया, जितने हमारे बड़े एग्जीबिशन होते थे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, उसमें हमने मशीनरी, इक्विपमेंट, पैकिंग मटेरियल, कैरी बैग, जितने भी चीजें होती थी सबकी भव्यता लोगों को दिखाई, इंडिया प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया। उसकी वजह से इस इंडस्ट्री में 99% अभी चाइना की डिपेंडेंसी खत्म हो गई और इंडियन इंडस्ट्री में 2-2 महीने की बुकिंग चल रही है। अभी आपको अगर कोई नया शोरूम ओपन करना है तो पहले टाइप करना होता है आपको पैकिंग मटेरियल, कैरी बैग या डेकोरेटिव मटेरियल से। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी बात से सहमत करता हूँ खंडेलवाल जी की। ऑलराइट। और खंडेलवाल जी से मैं सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रहा है कंज्यूमर स्पेंड का वो है फूड एंड ग्रोसरी में। थोड़ा सा उस पर भी खंडेलवाल साहब से चर्चा में ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि कहा यह जाता था खंडेलवाल साहब कि पहले जो हमारा मटेरियल मिलता था उसको लेकर खास तौर से त्योहारों के समय लोग बड़ा सतर्क रहते थे। ये ठीक होगा नहीं होगा, सेहत के लिए अच्छा है नहीं है, नकली है या असली है, इस बात की बड़ी चिंता रहती थी। लेकिन हमने देखा है कि जो बाजार में आने वाले उत्पाद हैं उनकी क्वांटिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। तो इस दिशा में आप क्या कहेंगे? वो जो मिलावट और इन सब चीज़ों के बारे में जो बातें होती थी वो चिंताएं थोड़ा कम हुई हैं? दीपक जी, यदि आप इस त्योहार को पिछले त्योहारों की तुलना में देखें तो पहले के त्योहारों में, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, मिलावट की बहुत सारी खबरें मीडिया में चला करती थी और हालांकि उसमें से बहुत सी खबरें कोई कंपनियां प्रायोजित करती थी, मेरा अपना मानना है। लेकिन इस बार यदि हम देखें तो वो कैंपेन चल नहीं पाया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ग्राहक खुद बाजार में आ रहा था, ग्राहक बाजार में देख रहा था और जो भी लोग हैं उनको समझ में आ रहा था कि रक्षाबंधन पर जो ट्रेंड शुरू हुआ है, आने वाले समय में ये ट्रेंड और बढ़ने वाला है। तो अगर ग्राहक बाजार में आएगा तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं कम होंगी, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक फूड एंड ग्रोसरी का सवाल है, तो इस बार क्योंकि एक उत्साह था, एक उमंग था, पहले आपको ध्यान होगा तो हम सबके घरों में सामान बना करता था। इस बार दोबारा वो प्रवृत्ति लोगों के दिमाग में आई है, वो घर पर बहुत सारे पकवान घर पर बने हैं, बहुत सारे नमकीन घर पर बना है, तो उसके लिए कंजम्पशन ज्यादा हुई। इसीलिए वो 13% का जो फूड और किराना का जो यहाँ पर हमारे डाटा में दिखाई दिया है, वो व्यापारियों और कंज्यूमर से बात करने के बाद में ये डाटा निकल करके आया है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें जिनका संबंध सीधा विश्वसनीयता से होता है, क्रेडिटेबिलिटी से होता है, रिलायबिलिटी से होता है, वो वापस त्योहार में लौट रही है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार तो पैकिंग आइटम्स का हुआ। पैकिंग एक नया व्यवसाय बन करके उभरा है देश में। पहले पैकिंग कैसे भी करके घर में खुद कर लेते थे, अब प्रोफेशनल पैकर्स हो गए हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये भी एक बहुत बड़ा जरिया बना है। तो पैकिंग व्यवसाय को भी दिवाली से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। अच्छी बात बोली कि ये पैकिंग आइटम्स, और इसमें हमने देखा है कि लोग घर बैठे बैठे अपने स्किल्स को थोड़ा सा स्किल्स वगैरह को सीख कर पैकिंग के धंधों में अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं और पैसा भी स्पेंड कर रहे हैं। और अगर वो वहाँ पर मुनाफा दे रहा है एक आम घर में, तो ये इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। नितिन खंडेलवाल जी, ये बताइए कि सोने चांदी में अब त्योहारी सीजन चला गया या अभी भी मौका है, और दामों के ट्रेंड आप किस तरह से देख रहे हैं, संक्षेप में अगर बता पाएं? देखिए, सीजन तो अभी शुरू हुआ है। दिवाली, धनतेरस तो एक मौका होता है, इस समय सेल ज्यादा होता है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो लंबा पीरियड चलता है वो लंबा चलता है शादियों का सीजन। जैसा 15 दिसंबर को शादियां रुकती है, 14 जनवरी से फिर शुरू होती है, लेकिन इस पीरियड में भी सेल अच्छा होता है, क्योंकि जिनकी 14 जनवरी से मैरिजेस होती है वो अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है इस पीरियड में कर लेता है। तो अभी आने वाले 6 महीने जो है शादियों का पूरा सीजन है। और जहां तक का रेट का सवाल है, रेट बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि सभी को पता है कि अभी फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना रोक दिया है। अभी ये इंटरेस्ट रेट कम करने का समय आ जाएगा। और जहां तक जो बताया जा रहा है अनुमान है 2024 तक के 1% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, गोल्ड के रेट में, चांदी के रेट में इजाफा होते रहेगा। और जो बार बार कहा गया है कि चांदी न केवल एक ज्वेलरी है, चांदी एक यूटेंसिल्स भी है, चांदी एक मेडिकल में भी यूज आती है, इंडस्ट्रियल यूज भी है, सोलर पावर में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कार में है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बनेगी उतनी ज्यादा चांदी की खपत आएंगी। तो रेट के अंदर कोई कमी आने वाली नहीं है। और सोने के अंदर भी जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही, बड़ी बात यह है कि 335 टन के आसपास गोल्ड तो वर्ल्ड की 4-5 कंट्री ने अपने रिजर्व बैंक या अपने सेंट्रल बैंक के लिए परचेस किया है। तो न केवल एक आम नागरिक
गवर्नमेंट भी इस पे भरोसा कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट भी अपना रिजर्व बढ़ाती जा रही है। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता है कि कोई इजाफा मतलब कम होगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ न्यूज की वजह से थोड़ी गोल्ड एंड सिल्वर में कमी आई है रेट में। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, और मुझे लगता है आने वाले समय में काफी बड़ा इजाफा देखने मिलेगा। बिल्कुल, और जैसा आप बता रहे हैं कि दिवाली तो त्योहारों की बस शुरुआत है, अभी तो पूरा शादियों का सीजन है, न्यू ईयर वगैरह भी आने वाला है, तो त्योहार अभी शुरू हुए हैं, अभी ये चलते रहेंगे और उम्मीद है कि इसी तरह से किसी के हाथ खाली नहीं रहेंगे इस दिवाली के मौके पर और उसके बाद के आने वाले जितने भी फेस्टिव मौके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, नितिन जी आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए, और हमारे साथ विंकेश जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।